हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हमारा अंग्रेज और बंगाल यह है आखिरी लेक्चर है। हम देख रहे थे दोस्तों ब्रिटिशर्स के भारतीय राज्यों के साथ संबंध, जिसमें पहला जो है हम बंगाल के साथ अंग्रेजों के संबंध देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हमने प्लासी का युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध देखा। आज दोस्तों हम इस क्लास के अंदर बंगाल में द्वैध शासन की बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं दोस्तों क्लाइव के बारे में। क्लाइव का मूल्यांकन हम करेंगे दोस्तों। आज वाली क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किस सेंस में होने वाली है? बिकॉज आज समझने वाले मैटर ज्यादा है ना। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, ये दोहरा शासन किन किन का था, ये जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बड़े ही सरल शब्दों में आज मैं आपको पहले समझाऊंगा कि द्वैध शासन क्या है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि द्वैध शासन से बंगाल पर क्या तो दुष्प्रभाव आए, और दोस्तों द्वैध शासन से कंपनी को क्या लाभ हुआ। और उसके बाद में हम क्लाइव के बारे में जानेंगे, क्लाइव का मूल्यांकन भी जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखिए यहां पर है बंगाल और अंग्रेज। बंगाल और अंग्रेज, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये चौथा लेक्चर है और चौथा और अंतिम लेक्चर है बंगाल का। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए, आज हम समझेंगे दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन। पूरी पीपीटी है, लेकिन पहले थोड़ा समझा दूं आपको। द्वैध शासन, देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इलाहाबाद की दो संधियों की बात की थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त की संधियां, है ना दोस्तों। हमने इलाहाबाद की संधि में देखा था कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, हमने इलाहाबाद की संधि में देखा कि 26 लाख में, दोस्तों बड़े ही आराम से समझ रहे हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। 26 लाख में कंपनी ने दीवानी अधिकार अपने पास में ले लिए। ठीक है, दीवानी अधिकार, एक मिनट रुकिए। दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए, एक बात। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि जब मीर जफर की मृत्यु होती है तो मीर जफर का छोटा पुत्र होता है दोस्तों नजमुद्दौला। ठीक है, क्योंकि बड़ा पुत्र मिरन जो होता है दोस्तों, उसकी मृत्यु 1760 में ही हो जाती है, और उसकी मृत्यु जो है बिजली गिरने से हो जाती है। इस वजह से मीर जफर की मृत्यु के बाद उसके छोटे पुत्र को जो है नवाब बनाया जाता है बंगाल का। ठीक है, और दोस्तों 53 लाख में, 53 लाख में कंपनी जो है नजमुद्दौला से निजामत के अधिकार भी ले लेती है। क्या? निजामत ले लेती है। यानी कि दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं टोटल, अगर हम टोटल करेंगे तो 79 लाख में कंपनी ने दीवानी और निजामत दोनों अधिकार अपने पास में ले लिए हैं। दोस्तों दीवानी से क्या अर्थ है? यानी कि राजस्व वसूल करने के अधिकार, राजस्व वसूली के अधिकार। ठीक है, प्लस निजामत यानी दोस्तों प्रशासनिक अधिकार, पुलिस प्रशासन व न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अधिकार भी अंग्रेज, या हम कह सकते हैं कंपनी, अपने हाथ में ले लेती है। हम समझ रहे हैं दोस्तों द्वैध शासन। देखिए द्वैध शासन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने इलाहाबाद की संधि में देखा था कि 26 लाख के बदले कंपनी जो है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूल करने की, कर एकत्रित करने का जो अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। एक बात दोस्तों, हमने देखा कि कंपनी ने 53 लाख में नजमुद्दौला से संधि करके जो है निजामत भी अपने हाथ में ले ली, यानी कि पुलिस, न्याय, प्रशासनिक व्यवस्था भी अपने हाथ में ले ली। अब यहां पर दोस्तों आप ये देखिए कि कंपनी के हाथ में राजस्व वसूल करने के अधिकार भी आ गए हैं, प्लस पुलिस, शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकार भी अपने हाथ में आ गए हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें, दीवानी व निजामत जो है कंपनी ने अब अपने पास में ले ली है। ठीक है, ले ली है। अब देखिए दोस्तों द्वैध शासन की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद पीपीटी है अपने पास में। ये बात आपको समझ में आ गई कि कंपनी ने दोनों अधिकार अपने पास में ले लिए। द्वैध शासन,
अब देखो दोस्तों, द्वैध शासन, द्वैध यानी क्या होता है दोस्तों? द्वैध यानी दो, दो यानी दोहरा, दोहरा शासन, यानी हम कह सकते हैं कि दोहरा, दोहरा शासन, दोहरी शासन प्रणाली हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इस दोहरा, ये दोहरा शासन कैसा था, किस प्रकार का दोहरा शासन था ये? तो देखिए यहां पर दो राजे थे, दोहरा शासन यानी दो राजा थे, दो शासन करने वाले थे। एक तो है दोस्तों कंपनी, और एक है दोस्तों नवाब बंगाल के। ठीक है, ये दोहरा शासन कैसा है, किन किन के बीच का शासन है ये कंपनी और नवाब के बीच का शासन है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर सारे अधिकार किसके पास में है? कंपनी के पास में है, अंग्रेजों के पास में है। और दोस्तों यहां पर सारा उत्तरदायित्व किसके पास में है? उत्तरदायित्व किसके पास है? नवाब के सामने। यानी कि दोस्तों आखिरकार दोहरा शासन या द्वैध शासन की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अंग्रेजों ने अपने हाथ में दीवानी और निजामत के अधिकार ले लिए हैं, तो अंग्रेज क्यों ना ये दीवानी कार्य करने में सक्षम थे? अंग्रेजों को करना चाहिए ना, या फिर निजामत काम अंग्रेजों ने क्यों नहीं किया? दोस्तों यहां समझने की चीज है। देखिए जिस समय अंग्रेजों ने बंगाल से दीवानी और निजामत के अधिकार लिए, उस समय दोस्तों अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी जो है मशीनरी नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वे राजस्व इकट्ठा कर सके। वे यहाँ की व्यवस्था से दोस्तों इतने अच्छे तरीके से, रीति रिवाज से, भाषा से इतने अच्छे तरीके से परिचित नहीं थे। ठीक है, प्लस कंपनी डायरेक्ट राजस्व वसूली का कार्य, दीवान का जो काम है वह डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। बिकॉज दोस्तों अगर ये कार्य कंपनी अपने हाथ में लेती तो संभवतः स्थानीय लोगों द्वारा इसका विद्रोह किया जाता कि भाई साहब ये कौन होते हैं टैक्स लेने वाले, ये कौन होते हैं राजस्व वसूलने वाले। और दोस्तों जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं वह भी इसका विरोध करती। और दोस्तों जो अन्य यूरोपीय कंपनियां जो बंगाल के नवाब को जो कर दिया करती थी काम के बदले, अपने कार्य व्यापार के बदले टैक्स दिया करती थी, हो सकता है कि जब अंग्रेज ये काम करते तो अन्य यूरोपीय कंपनियां भी टैक्स देने से मना कर देती कि भाई क्यों दे टैक्स आपको, है ना, आनाकानी करती। हो सकता है दोस्तों कि ये सारी अन्य यूरोपीय कंपनियां और यहाँ के स्थानीय लोग संगठित हो जाते अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक विद्रोह हो सकता था। तो क्लाइव ने दिमाग लगाया कि नहीं, हम ये जो दीवानी का काम है, भले ही हमारे पास अधिकार सारे हैं, लेकिन ये काम हम भारतीयों से करवाएंगे। दोहरा शासन काम हम भारतीयों से करवाएंगे, छाया के रूप में नवाब को रखेंगे। काम हम किन से करवाएंगे? भारतीयों से, और लाभ कौन लेगा? हम लेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर दीवानी और निजामत की जो शक्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष जो अधिकार है दोस्तों, अधिकार सारा किसके पास में है? अधिकार कंपनी के पास में है। लेकिन दोस्तों ये राजस्व वसूली का, ये दीवानी का काम, ठीक है, ये निजामत का कार्य ये कौन करेगा? ये भारतीयों द्वारा करवाया जाएगा। समझ में आ रहे? इसलिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त कर दिए। कंपनी ने, यहां कंपनी खुद दीवान की स्थिति में आ गई, कंपनी स्वयं दीवान की स्थिति में आ गई और दोस्तों उप दीवान नियुक्त कर दिए। किस लिए? व्यापार, किस लिए? टैक्स लेने के लिए, कि भाई टैक्स लेने का काम, राजस्व वसूली का कार्य जो है ये भारतीयों द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे अधिकार हमारे पास में होंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर उत्तरदायित्व तो दे दिया किसको? नवाब को। नाम मात्र का उत्तरदायित्व नवाब को दे दिया, और अधिकार शक्तियां सारी किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथ में। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ होती है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी भी, फिर बात भी किसके ऊपर आएगी? नवाब के हाथ में, नवाब के सर पर आएगी बात। क्यों? क्योंकि सारा उत्तरदायित्व इसी का ही है, कंपनी के पास सारे अधिकार हैं। तो कंपनी जो है वह नवाब की छाया के पीछे बैठकर दोस्तों नवाब का प्रयोग एक छाया के रूप में कर रही थी, जो कंपनी के लिए राजस्व वसूली और निजामत का कार्य कर रहे थे। और दोस्तों सिर्फ एक नाम मात्र का शासक था नवाब, यानी दोहरी शासन प्रणाली हो गई जिसमें एक नवाब और एक कंपनी है। दो प्रकार के राजा हो गए, एक नवाब और एक कंपनी। लेकिन नवाब जो है दोस्तों सिर्फ नाम मात्र का है,
ठीक है, एक प्रतीकात्मक राजा है, सारी अधिकार जो है, सारी शक्तियां जो है कंपनी के हाथ में है। नवाब के पास उत्तरदायित्व है लेकिन अधिकार नहीं है, और कंपनी के पास में अधिकार है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। तो उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, समझ रहे हो? अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों जब हम लाइन टू लाइन लेक्चर को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। आइए देखिए, समझने की कोशिश करना दोस्तों, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक दोस्तों यह शासन प्रणाली रहती है। द्वैध शासन की जरूरत कब पड़ती है? जब गवर्नमेंट जो है, जब कंपनी जो है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जब दीवानी के अधिकार अपने पास में ले लेती है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनका राजस्व वसूली का अपने अधिकार अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर यहाँ पर द्वैध शासन की आवश्यकता पड़ती है। वो क्यों पड़ती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने हाथ में राजस्व वसूली का काम नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज ना तो उनके पास में इतनी क्षमता थी कि वो राजस्व वसूल कर सके, ना वो यहाँ के एटमोस्फेयर से, यहाँ के कल्चर, रीति रिवाजों से, यहाँ के अधिकार, यहाँ के जो दायित्व है उनसे इतनी परिचित थी। ठीक है, और ना ही वह प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलना चाहती थी, बिकॉज दोस्तों जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ की अन्य यूरोपीय कंपनियां थी, वो विरोध भी कर सकती थी। ठीक है, इन सब से बचने के लिए उन्होंने काम तो किससे करवाया? भारतीयों से करवाया, लेकिन अधिकार किसके पास रखे? अपने पास में रखे। तो दोस्तों ये थी क्या? दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी प्रणाली, द्वैध शासन जिसे कहते हैं, क्लाइव द्वारा लगाया गया दोस्तों, और यह चलता है लगभग 1772 तक। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा दोस्तों इस द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए, कंपनी ने 26 लाख रुपए में वार्षिक में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी व 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से निजामत का कार्यभार ले लिया था। ये बात हम पिछले लेक्चर में आराम से पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नजमुद्दौला जो कि मीर जाफर का छोटा पुत्र होता है, नवाब बनता है मीर जाफर की मृत्यु के बाद में। यहाँ पर नोट है दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दीवानी क्या है, निजामत क्या है, तो देखिए, दीवानी यानी राजस्व वसूली, भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार जो है उसे दीवानी कहते हैं, और निजामत क्या है दोस्तों? प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व कानूनी व्यवस्था को निजामत कहते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों दीवानी और निजामत जब कंपनी के हाथ में आ गई, तो कंपनी को काम तो करवाना ही था, लेकिन काम खुद नहीं करना चाहती थी। वही बात क्यों? स्थानीय लोगों के विद्रोह का भय था, इस वजह से वह काम करवाने लगी भारतीयों से, और दोस्तों लाभ लेने लगी स्वयं। दोहरा शासन प्रणाली। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर हमें ये जानना जरूरी है कि जब 20 फरवरी 1765 को कंपनी ने नजमुद्दौला से संधि की थी दोस्तों, उस समय संधि में आपको पता है दोस्तों, निजामत के अधिकार ले लिए थे। मैंने बताया था आपको 53 लाख रुपए में। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई थी कि सूबे का प्रशासन कंपनी द्वारा नियुक्त नायब सूबेदार के माध्यम से संचालित होगा, जिसे नवाब कंपनी की अनुमति के बिना पदच्युत नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अब कंपनी खुद दीवान की स्थिति में आ गई और उप दीवान नियुक्त कर दिए, वैसे ही दोस्तों जो सूबे के अंदर जो कार्य है वह नायब सूबेदारों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिसे कंपनी नियुक्त करेगी, और जिसे नवाब जो है वह कंपनी की अनुमति के बिना हटा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से दोहरी शासन प्रणाली की झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है, समझेंगे। अब कंपनी के हाथ में दोस्तों आप ये देखिए, अब कंपनी के हाथ में निजामत और दीवानी दोनों अधिकार कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए थे। कंपनी के हाथ में दोस्तों निजामत और दीवानी दोनों आ गई। ठीक है, दीवानी का मतलब आप समझ चुके हैं, राजस्व वसूल करना। निजामत यानी दोस्तों पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था अपने हाथ में लेना। ये दोनों अधिकार कंपनी के पास में आ गए हैं, इलाहाबाद की संधि से और नजमुद्दौला से निजामत, इलाहाबाद की संधि से दीवानी अधिकार ले लिए। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि समझ में आ जाए, है ना। आप सोच रहे हो कि सर एक एक गीत क्यों गा रहे हैं? दोस्तों याद करवाने के लिए करता हूं मैं, बाकी मुझे तो याद है सब, है ना। चलिए आइए, तो देखिए, अब देखिए, बंगाल में नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में क्लाइव को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब क्लाइव सोचे कि भाई कैसे करें ये काम। दीवानी अधिकार ले तो लिए 26 लाख के बदले, लेकिन अब राजस्व एकत्रित करें कैसे? यहां क्लाइव स्वयं कहता है कि हमारे पास में वर्तमान मौजूदा अधिकारियों से अगर 3 गुना ज्यादा भी अधिकारी होंगे ना, तो भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। यानी कि सीधी सी बात है, क्षमता ही नहीं है, राजस्व वसूल किस प्रकार करें? ऐसा कोई मशीनरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कैसे करें? तो दोस्तों फिर याद किया गया मुगल कालीन व्यवस्था को। मुगल प्रशासन में क्या होता था? मुगल प्रशासन में प्रांतों की देखरेख के लिए सूबेदार और दीवान नामक 2 उच्च अधिकारी होते थे। सूबेदार होता था और दीवान होता था। ठीक है, सूबेदार का कार्य क्या था? कानून व्यवस्था की देखभाल करना, तथा जिसके कारण उस पर सैनिक, पुलिस और फौजदारी कानून की जिम्मेदारी होती थी। और दीवान का काम क्या था दोस्तों?
राजस्व वसूल करने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लाइव को बहुत कठिनाई हो रही है। नई नई व्यवस्था है, दीवानी हाथ में आ गई, निजामत अधिकार अपने हाथ में आ गए हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब का राजस्व मुंह खोले बाहें फैलाए खड़ा है कि लो आओ, अंग्रेजों के हाथ में सारे अधिकार है, प्रयोग करो उसका। लेकिन दोस्तों अब करें कैसे, समझने में वक्त लगता है ना शुरू शुरू में। तो क्लाइव को बड़ी दिक्कत हो रही थी, कैसे करें। तो दोस्तों अब पुरानी व्यवस्था अगर हम याद करें मुगल काल की, तो दोस्तों मुगल काल में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, सूबेदार और दीवान। सूबेदार भाई साहब क्या करते थे, यह कानून व्यवस्था संभालते थे, और कानून व्यवस्था संभालने की वजह से सैनिक, पुलिस और फौजदारी कानून जो जिम्मेदारी होती थी वो सूबेदार पर होती थी। और दीवान नामक अधिकारी जो होता था वो क्या करता था दोस्तों, दीवान नामक अधिकारी जो है वह क्या करता था, वह राजस्व वसूली का काम करता था। ठीक है, राजस्व वसूली और दीवानी कानूनों की देखभाल करता था। दोनों अधिकारी जो है दोस्तों उत्तरदायित्व होते थे केंद्र के प्रति। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे और केंद्र के प्रति सीधे जवाबदेही होती थी। यानी कि ये केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते थे, केंद्र को इनको जवाब देना होता था। ठीक है, प्रांतों के अंदर थे ये नियुक्त, जवाबदेही दोस्तों केंद्र के प्रति होती थी। चलिए, अब कंपनी जो है, कंपनी को मुगल सम्राट से दीवानी तथा बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य मिल गया था। कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से ले ली दीवानी इलाहाबाद की संधि के तहत, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब उससे ले ली निजामत। ठीक है, अब क्या करें अंग्रेजों के पास। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के पास इतनी सुविधा नहीं है, न तो पर्याप्त मात्रा में राजस्व वसूल करने का अधिकार था और न ही उपलब्ध अधिकारियों को स्थानीय भाषा, रीति रिवाज और लोक व्यवहार का ज्ञान था। अब उन्हें समझ नहीं थी यहाँ की कि कैसे सिस्टम को चलाएं, कैसे वसूली करें। भाई लूटना करना तो आता था, कैसे लूटना है, लेकिन एक सिस्टम से अगर हम वसूली करें तो वो कैसे करें। देखिए दोस्तों, आज जो है पूरा जो पार्ट है वो थ्योरी वाला ही है। वैसे हिस्ट्री में थ्योरी चलती है, फैक्चुअल थ्योरी चलती है ना, थ्योरी वाला पार्ट है दोस्तों, समझने वाला पार्ट है। ठीक है, पीछे भारी भरकम जो पीपीटी है, स्लाइड है दोस्तों, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। आप एक बार क्लास देख लो अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझ लो अच्छे से। उसके बाद में जब आप ये पीपीटी पढ़ोगे, आपको दी जाएगी एप्लीकेशन पर, ये डाउनलोड करके जब इसको पढ़ोगे दोस्तों, तो इजीली आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगी। मैं एक एक लाइन के अंदर दोस्तों, एक एक लाइन को आपको इतना अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओके, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना है, मुझ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कंपनी ने अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक ही सारा है कि कंपनी ने दीवानी अधिकार ले लिया, निजामत अधिकार ले लिया, लेकिन उसको चलाया कैसे, चलाएं कैसे, चलाएं कैसे। ठीक है, क्योंकि न तो पर्याप्त मात्रा में राजस्व वसूल करने के लिए कंपनी के पास अधिकारी थे, इट मीन सीधी सीधी बात है भाई क्षमता नहीं थी, प्लस जो उपलब्ध अधिकारी थे उनकी स्थानीय भाषा वगैरह लोक व्यवहार उनको ज्ञान नहीं था। कंपनी के डायरेक्टर भी अभी तक संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने के पक्ष में नहीं थे। कंपनी के डायरेक्टर सोचते थे कि भाई अभी अगर हम संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर व्यापार में बाधा आएगी, है ना, क्योंकि कंपनी तो व्यापार करने आई थी, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके अपना लाभ कमाना था। अब यहाँ पर क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे तो व्यापार करने में दिक्कत आएगी, व्यापार करने में दिक्कत आएगी तो धन का नुकसान होगा। कंपनी किसी भी प्रकार से धन का नुकसान नहीं चाहती थी, तो ये भी एक समस्या थी। और देखो, इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार नहीं लेना चाहती थी। अधिकार तो ले लिया कि हाँ राजस्व वसूली का अधिकार हमें दो, लेकिन अब डायरेक्ट राजस्व वसूली का काम वो नहीं करना चाहती थी, अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने पर अंग्रेजों को स्थानीय यानी कंपनी को स्थानीय व अन्य यूरोपीय शक्तियों के संगठित होने का भय था। भाई स्थानीय लोग संगठित हो जाएंगे, भाई आप कौन होते हो, राजस्व वसूल करने वाले। ठीक है, और जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं वह भी संगठित हो सकती थी, वह कंपनी को कर देने से आनाकानी कर सकती थी। जो कर वो नवाब को देती थी, वो कर वो कंपनी को देने से मना कर सकती थी, भाई तुम कौन हो तो तुमको क्यों दे। ठीक है, तो अन्य यूरोपीय शक्तियों के संगठित होने का भय था और इससे सारे भारतीय कंपनी के विरोध में आ सकते थे। अब सारे अगर जो भारतीय है वह कंपनी के विरोध में आ जाते दोस्तों, विद्रोह हो जाता। तो कंपनी डायरेक्ट कर संग्रह का अधिकार भी अपने पास में नहीं लेना चाहती थी। समझ में ही बात। आगे देखिए, क्लाइव का क्या मानना था। क्लाइव का मानना था कि इस व्यवस्था के बने रहने से भारतीयों को यह महसूस, इस व्यवस्था के बने रहने से का मतलब दोस्तों जो पहले जो व्यवस्था बनी हुई थी ना, यानी कि प्रांतों में
यानी कि जो पहले जो व्यवस्था बनी हुई थी, जिस प्रकार से जो है राजस्व वसूल किया जाता था, है ना, भारतीयों द्वारा ही राजस्व वसूल किया जा रहा है, यानी कि वही व्यवस्था बनी रहने दी जाए, ठीक है, उन्हीं को आगे रखा जाए, अधिकार सारे हमारे पास में हो, उत्तरदायित्व उनको दे दिया जाए। इस वजह से क्लाइव का मानना था कि इस व्यवस्था के बने रहने से भारतीयों को यह महसूस नहीं होगा कि कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है और कंपनी के प्रति असंतोष विद्रोह की भावना पैदा नहीं होगी। इसलिए क्लाइव ऐसा एक तरीका चाहता था जिससे कि कंपनी के प्रति जो है एक प्रकार से विद्रोह की स्थिति पैदा ना हो, प्लस भारतीयों को ऐसा महसूस ना हो कि कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है। अब इसके लिए फिर क्या करना है? इसके लिए भाई राजस्व वसूली का काम, निजामत का कार्य भारतीयों से करवाओ, नवाबों से करवाओ, ठीक है, और खुद क्या रहो, पीछे रहो, काम उनसे करवाओ, लेकिन अधिकार अपने पास में रखो। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी। यही है प्यारे साथियों दोहरी शासन प्रणाली। राजस्व वसूली का काम जो है वह करवा तो किससे रही है? अधिकार तो खुद के पास में है, और करवा किससे रही है? करवा रही है दोस्तों भारतीयों से। अब उप दीवान नियुक्त कर दिए जो ये काम कर रहे थे, ठीक है, और स्वयं आ गए दीवान की स्थिति में, ठीक है। देखिए क्लाइव ने दीवानी का कार्य भारतीयों को सौंपने का विचार करते हुए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान बना दिया कि भाई बंगाल में आप ये काम करोगे, बिहार में, ठीक है। यहां पर दोस्तों उप दीवान नियुक्त कर दिए गए और यहां कंपनी स्वयं दीवान की स्थिति में आ गई। दीवान जो राजस्व वसूली का काम करता था, अब कंपनी स्वयं दीवान के स्थिति में आ गई। अधिकार कंपनी के पास में है सारे, खुद दीवान की स्थिति में आ गई, राजस्व वसूली वाला अधिकारी जो होता है, प्लस नीचे उप दीवान नियुक्त कर दिए। यानी कि दोस्तों ये काम तो ये करेंगे, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, काम तो ये करेंगे, लेकिन अधिकार किसके पास में होंगे? कंपनी के पास में, ठीक है। नवाब के अल्पवयस्क होने के कारण रजा खां बंगाल के लिए जो मोहम्मद रजा खां, अब जो नवाब है नजमुद्दौला वो लगभग 15 साल का ही था, अल्पवयस्क था, ठीक है। हमने बताया था भाई मुन्नी बेगम के संरक्षण में राजा बनता है, तो वो अल्पवयस्क था, तो उसको जो रजा खां है इसको नायब निजाम भी बना दिया। यानी कि निजामत का अधिकार किसके पास में था? वैसे तो कंपनी ने ले लिया अपने पास में, लेकिन आगे तो किसको रखता है? काम तो किससे करवाना है? भारतीयों से करवाना है, ताकि स्थानीय लोग विद्रोह ना कर दे। तो इसलिए दोस्तों निजामत का अधिकार, जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है, तो रजा खां को नायब निजाम, जैसे उप दीवान होते हैं वैसे ही नायब निजाम बना दिए, उसके अधीनस्थ, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार उसके अधीनस्थ ना, तो वैसे ही रजा खां को नायब निजाम भी बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब अभी जो नजमुद्दौला वो अल्पवयस्क थे, इस वजह से। चलिए, तो भाई साहब ये था द्वैध शासन, यानी कि दो लोग शासन कर रहे हैं, राजा यानी कि नवाब और कंपनी। अधिकार सारे किसके पास में है? कंपनी के पास में। काम कौन करेगा? नवाब। उत्तरदायित्व किसके पास है? नवाब। कोई गलती होगी तो थप्पड़ किसके मुंह पे पड़ेगा? नवाब के, ठीक है। कोई गलती हो गई तो किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा? नवाब के। थप्पड़ किस वजह से पड़ेंगे? इनकी वजह से पड़ेंगे, क्योंकि ये अब क्या है, अधिकार तो इनके पास में है, काम ये करवाएंगे। अब काम गलत हो गया, जनता विद्रोह करेगी, तो जनता विद्रोह करेगी दोस्तों, नाम किसका होगा? नवाब का आएगा, कंपनी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ मैं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास अधिकार कुछ नहीं है, शक्तियां मेरे पास है ही नहीं, मैं अपनी परमिशन से एक जो है ना पेन भी नहीं हिला सकता, पेन भी नहीं हिला सकता, ठीक है। तो अब इसने बोल दिया भाई पेन हिलाना ही नहीं है, तो मैं चलाऊंगा ही नहीं पेन, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो क्लास में बैठे बैठे बच्चे क्या बोले, अरे गुरुजी पेन तो चलाओ, पढ़ाओ, और मैं कहूंगा नहीं नहीं मेरे पास अधिकार ही नहीं, जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं काम करूंगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों नहीं करूंगा तो फिर सामने वाले विद्रोह किसके ऊपर करेंगे? मेरे ऊपर ही करेंगे। मैं तो लाचार हूं भाई, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे को तो कोई आदेश दे तो मैं तो पूरा बोर्ड भर दूं पेन से, लेकिन करूं क्या? लाचार हूं। ये स्थिति दोस्तों जब होगी, जब आपको पता है, जब 1770 के अंदर बंगाल में, 1770 के अंदर दोस्तों बंगाल के अंदर पड़ेगा अकाल, भयंकर अकाल पड़ जाएगा,
क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी लूट मार का युग शुरू होगा। अब इस द्वैध शासन प्रणाली के दुष्परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा ऐसी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होगी जिसके अंदर किसान ये सब अपने खेत पशु औजार सब छोड़ के भाग जाएंगे, बिकॉज कर चुकाने की इनकी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, सब छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। जब किसान अपने हल, अपने खेत, अपने पशुओं को छोड़कर भाग जाएगा दोस्तों, खेती कौन करेगा? जो जमीनें उपजाऊ थी वो बंजर में कन्वर्ट हो जाएगी और दोस्तों अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, इतनी गंदी स्थिति दोस्तों बंगाल में हो जाती है। और तब जब आम लोग नवाब की तरफ देखते हैं तो नवाब भी कुछ नहीं कर सकता। बंगाल में अकाल पड़ रहा है, रजनी पामदत्त के अनुसार 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए अकाल के अंदर, जो 1770 का अकाल था। अब आम जनता किसकी तरफ देखेगी? जिसने अधिकार ले रखा है, नवाब की तरफ देखेगी। लेकिन नवाब क्या करे? नवाब के पास में कुछ है ही नहीं, उत्तरदायित्व तो ले रखा है नवाब ने, लेकिन नवाब के पास कोई अधिकार ही नहीं है। क्या करे नवाब? देखते रहो, नवाब चाह कर भी उन मरते हुए अकाल पीड़ितों के लिए सुविधा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सारा अधिकार कंपनी के पास में था। कंपनी चाहती तो पैसा देती, व्यवस्था करती, मरते हुए लोगों की जान बचाती, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लूट मार, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का माहौल बंगाल में देखा गया। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि इतनी बर्बरता पूर्व जो इतना बुरा जो हाल हुआ यहाँ बंगाल में लोगों किसानों का, वह अन्य किसी सभ्य देश में देखने को नहीं मिला होगा। ये बात दोस्तों इतिहासकारों द्वारा बताई जाती है। अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम पूरा। तो ये हालत हो गई थी। यहां तक कि दोस्तों खाने पीने के लिए भी दोस्तों व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने बच्चों को बेचने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। मृतकों की लाशें हुगली नदी में तैरती हुई नजर आती थी, और जो सगे संबंधी थे उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन मृतकों की लाशों को सही ढंग से अंतिम संस्कार उसका कर सके। ये हालत हो गई थी दोस्तों बंगाल के अंदर जो अकाल आया था 1770 के अंदर। उस समय ये दुष्परिणाम थे इस द्वैध शासन प्रणाली के। वो कैसे थे वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे थे। यहां पर दोस्तों स्वयं जो कोर्ट ऑफ ये जो ब्रिटिश कंपनी है स्वयं घोषणा करती है कि लोग जो है वो भूख से इतने मर रहे थे कि दोस्तों यहां तक कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो मृतक है उनको खाकर आप अपने क्या कर सकते हो, उधर पूर्ति कर सकते हो। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा भी कर दी थी कि भाई पेट भरना है तो जो मृतक है उनको खाकर अपनी उधर पूर्ति कर लो। इतनी गंदी स्थिति हो गई थी। पेड़ों की छाल लोगों ने नहीं छोड़ी, ठीक है, वो खा गए। घास लोगों ने नहीं छोड़ी, वो खा गए। इतनी गंदी स्थिति हो गई थी। अभी सारा इस लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों, सब कुछ है द्वैध शासन प्रणाली। तो भाई यहाँ पर दोस्तों राजा के पास में जो नवाब है उसके पास में कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ जिम्मेदारी लेके बैठा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यार, इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नजमुद्दौला है ये अल्प व्यवस्था, इसलिए नायब निजाम भी नियुक्त कर दिया गया था।